तो आज की जो हमारी ये क्लास है ये पीएचडी एंट्रेंस सोशल वर्क 26 अक्टूबर यानी 26 अक्टूबर 2023 का पीएचडी एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था और टेस्ट था बेसिकली ड्यू के लिए, जेएनयू के लिए, बीएचयू के लिए और बीबीएयू के लिए था। तो इसका जो है प्रोविज़नल जो आंसर की है ये आपका जो है जारी कर दिया गया है। एक प्रकार से आंसर की आपको निकाल दिया गया। अगर आप चाहते हो इस प्रश्नों के उत्तर सही नहीं दिए गए हैं तो उसके लिए आप जो है क्लेम कर सकते भी हो, है ना, जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए सही तरीके से। एक प्रश्न पे अगर हम बात करते हैं तो उस पर जो है 200 रुपये का फीस बताया जा रहा है कि अगर आप क्लेम करोगे तो उस क्वेश्चन के 200 रुपये की जो है फीस लगेगी। ठीक है, डेट रहेगी 8 नवंबर से यानी कल से चल रहा है और ये 10 नवंबर तक रहेगा जो है मध्य रात्रि 11 बजे तक। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्रकार से अगर हम बात करें आंसर की भी जो क्लेम लगाने का एक प्रकार की ये डेट दर्शाई गई है। ठीक है, और आप देख सकते हैं उसमें सारा, अगर आप जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा अपने, तो उस पर आप जाके लॉगिन करके अपना डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड जो भी है उसे डाल के देखेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन अंदर मिल भी जाएगी। ठीक है, वहाँ पे तो इनका जो प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, हालांकि सोशल वर्क का जो वो था सब्जेक्ट कोड एक प्रकार से HUPH06 समाज कार्य पीएचडी एंट्रेंस के संबंध में ये क्वेश्चन पेपर है और ये रिसर्च मैथोलॉजी। पहले हम 50 क्वेश्चन पर जो जिक्र करने वाले हैं वो शोध के बारे में बात करेंगे, रिसर्च मैथोलॉजी यानी शोध शास्त्र के बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है और आप लोग पहले प्रश्न को पढ़ेंगे फिर उसके बाद आप आंसर देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न कहा है कि सूची 1 से सूची 2 से मिलान कर रहा है। देखिए, अगर जिनको इंग्लिश में भी देखना है इंग्लिश में भी देख सकते हैं अगर हिंदी समझ में नहीं आएगी तो। ठीक है, तो पहला यहाँ पे सूची 1 में दिया है रिसर्च परीक्षण। या परीक्षण किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी को पता है? हाँ, हरमन रोशा शाही परीक्षण, बिल्कुल हरमन रोशा शाही धब्बा परीक्षण की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ अगर हम बात करते हैं ऑप्शन 3 आप बता रहे हो, तो पहले का तीसरा मैच हो रहा है जो इसमें शाही धब्बा मुद्रक परीक्षा को बताया जा रहा है। टीएटी को बोला था थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। मैंने प्रक्षेपण जब आपको पढ़ा रहा था प्रक्षेप के बारे में, परीक्षण वगैरह के बारे में, तो वहाँ पे टीएटी सीएटी हरमन रोशा शाही धब्बा परीक्षण के बारे में भी बातचीत कर चुका हूँ, है ना। तो अगर मैं बात करूँगा ये जो रिलेट कराएगा आपका वह उत्तरदाताओं के दिखाए गए या दिखाए जाने वाले प्रश्नों का एक समूह होता है जिनका वर्णन उसकी सोच पर प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये आमने सामने मैच हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करेंगे ये आमने सामने आपका मैच होगा, पहले का तीसरा चला जाएगा, दूसरे का दूसरा हो जाएगा। समाजमिति जेल अगर हम बात करें इसके बारे में तो जेल मोरोनो के द्वारा ये दिया गया है और ये रिप्रेजेंट करता है सामाजिक संबंधों का वर्णन करने का। और उसके बाद रेसेंज वेन परीक्षण एक होता है और ये टेस्ट बेसिकली कार्टून फॉर्मेट यानी एक कार्टून का प्रारूप का उपयोग करता है, यूज़र या यूज़ अ कार्टून फॉर्मेट होता है ये। ठीक है, रेसेंज विंग परीक्षण है, टेस्ट है, ये कार्टून के लिए यूज़ में होता है या इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आमने सामने फिर आपका मैच हो जाता है। तो पहले का जो है 3 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर 4 है। तो 3, 2, 1, 4 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। रिसर्च का प्रश्न है, देखते हैं एक सवाल और। देखिए यहाँ पे नीचे जो है आपको उत्तर भी दिए गए हैं कुछ प्रश्नों के, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सभी लोग करिएगा क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे उत्तर उसके गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उत्तर भी उसके गलत हो सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं और इस प्रश्नों पर आप लोग जरा विचार करिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है आपके सामने। मैं जानना चाहूँगा इस प्रश्न के उत्तर आप सभी से। जरा एक बार अपने
तर्क को यहाँ पर आप सभी लोग रिप्रेजेंट करें, बताएं क्या इसका सही जवाब होना चाहिए। प्लीज बताएं, रिसर्च का प्रश्न भाई, क्या बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है क्या? इस प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है ना, दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने सर इसका चेरी लगाया। अच्छा, आपने इसका ऑप्शन 3 लगा दिया है। देखिए यहाँ जो एक शब्द अगर हम बात करें आप लोगों से, बड़ा ही आसान सा सवाल है, कहा श्रमाश्रयन गुणांक, श्रमाश्रयन गुणांक को ही प्रतीप गमन के नाम से भी जाना जाता है, गुणांक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ इसने कहा कि B2 और A1 है तो इसका सहसंबंध गुणांक R क्या होगा, है ना। इसमें पूछा कि आपको रिलेशन कोफिशिएंट का R क्या होगा। तो जब मान लीजिए अगर हम कोई रिग्रेशनल कोफिशिएंट निकालते हैं, रिग्रेशनल कोफिशिएंट निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें एक इसी पर ये फार्मूला है और फार्मूला ये सत्य है, ऑप्शन नंबर जो है थर्ड ये सत्य है। कोफिशिएंट R निकालने के लिए अगर हम कोरिलेशन गुणांक निकालने का तरीका होता है, जैसे मैंने 0.2 दिया और साथ ही साथ मैंने कहा कि एक वैल्यूज़ है 1.8 है, ठीक है। तो ये समाश्रयन गुणांक है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए 2 × 1.8 यानी यहाँ पे 0.2 होगा, ये 0.2 है। तो अगर आप इसको सॉल्यूशन निकालेंगे इसका तो 0.4 आ जाएगा, है ना। तो एक तरीका होता है इसको फाइंड आउट करने का, प्रतिगमन गुणांक जो होता है वह परिवर्तन के रूप में अगर हम जिक्र करते हैं इसके संबंध में, तो इसका जो ऑप्शन जाता है वह ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो गुणांक किसमें, अगर प्रतिगमन गुणांक किसके परिवर्तन से स्वतंत्र होता है तो केवल स्केल और ओरिजिन दोनों से ये परिवर्तित होगा, स्केल एंड वर्जन, ठीक है, इनसे जो ये देखने को मिलता है, ठीक है। और गुणांक स्थिर जो स्थिरांक होता है वो बी होता है, ये वैल्यूज है, समाश्रयन गुणांक बी होता है, बी वैल्यूज होता है। अच्छा ये कोई नहीं इसी में आता है, हर जगह आता है बी, है ना, बी हर जगह आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे गुणांक है तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। देखिए कहता है कि सवाल देखेंगे हम लोग, इंग्लिश हिंदी दोनों है। कह रहा है कि मिश्रित विधियों का उपयोग करने के लिए कौन सा सही तर्क हो सकता है। मिश्रण विधियों का उपयोग करो और किस ऑप्शन को आप सत्य मानोगे, उन्हीं के आधार पे आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब देना है। बड़ा ही अच्छा सवाल है ये भी, और इसका सही जवाब अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, सांख्यिकी परिणाम और गहनता की व्याख्यात करना होता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं पृथक और एकाधिक दृष्टिकोण भी प्राप्त होता है मिश्रण विधियों में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बेहतर, ये तो जाहिर सी बात है आप सबको ये यूज़ होगा ही होगा, संकीर्ण समझ यानी नैरो जो अंडरस्टैंडिंग होता है, अगर हम बात करें बिल्डिंग नैरो अंडरस्टैंडिंग, ये मिश्रण विधियों में नहीं होता है। यहाँ पे आप इसको केवल काट दीजिए, पृथक की अवधारणा आएंगी, सांख्यिकी परिणाम आता है, बेहतर कोई उपाय करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो इस हिसाब से अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा ना, तो आप सभी लोग यहाँ पे जो जवाब देंगे वो ऑप्शन ए बी डी किस ऑप्शन में है, इस सवाल को ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है यह ऑप्शन आपका सत्य माना जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बड़ा ही आसान सा रिसर्च का सवाल है जी। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे इसके बारे में। देखिए यहाँ ये जो प्रश्न है सर बहुत ही इजी तरीके से दर्शाया गया है ना। और इस प्रश्न का अगर आप यूज़ करने का तरीका भी है, जैसे कोई चीज़ अगर आप बिल्ड नैरो अंडरस्टैंडिंग के आधार पे बात कर रहे हैं, और ये बिल्ड नैरो अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है किसी कार्य को तत्पर या प्रासंगिक रहकर क्लाइंट जो है अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ईमानदारी का प्रयास करता है, किसी कार्य को बनाने के लिए बेहतर ईमानदारी, लेकिन ये एक मिश्रण विधि है,
ये क्या मिश्रण विधि है, तो मिश्रण विधि में ये यूज नहीं होता, ये बेसिकली ZEB में यूज होता है। ये यूज कहाँ होता है? ZEB में यूज होता है। ये ZEB क्या है, ये भी ध्यान से सुन लीजिए, जीरो एनर्जी बिल्डिंग, ठीक है, इसमें इसको यूज किया जाता है। जीरो एनर्जी बिल्डिंग में जो है इसको यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ ये ऑप्शन ये विधि के रूप में नहीं, ये समीक्षा, अगर कोई चीज़ों की समीक्षा करनी होती है तो हम यूज करते हैं, समीक्षा में प्रयोग होता है, समीक्षा में प्रयोग होता है, लिटरेचर ऑफ रिव्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा, A, B और D करेक्ट होगा, और A और B, D ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, यानी B ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए 4 आ गया है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप उत्तरों की तरफ ना जाएंगे, ठीक है। कुछ प्रश्न गलत मिल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सारणियन हेतु एक अनिवार्य कारण नहीं है? बड़ा अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन भी रिपीट करते रहिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक प्रकार से समझिए कि वार्म अप होता है ना, एक जैसे मैच होता है भाई, तो आप समझिए एक डेमो टाइप का मैच खेल रहे हैं। समझ लीजिए कि आपको NTA UGC नेट का दिसंबर में एग्जाम है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, 50 रिसर्च से, 50 सोशल वर्क से है। आपको मैं जानना चाहूँगा, मैं 100 क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे, एक पूरा, चाहे वो 2 घंटे भी क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मुझे अंत में जरूर बताइए कुल कितने प्रश्न आप सबके जो है सत्य हो रहे हैं, ठीक है। तो जरा बताइए, सारणियन हेतु एक अनिवार्य कारण नहीं है, इनमें से नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा नहीं है। बिल्कुल, वर्णनात्मक विश्लेषण देकर विस्तृत व्याख्या प्रदान करना। देखिए वर्णनात्मक विश्लेषण कर दीजिए और फिर विस्तृत व्याख्या कर दीजिए। बात है सवाल सारणियन में, तो वर्णनात्मक कथनों को कम करना, जाहिर सी बात है, विकल और व्याख्यात्मक कथनों का भी पर्याप्त हेतु तुलना की प्रक्रिया में भी सुविधाजनक बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन तो बेसिकली पॉजिटिव में है तीनों, लेकिन निगेटिव में तो बड़ा आसान सवाल यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो व्याख्या प्रदान कर रहा होता है ये निगेटिव विस्तृत व्याख्या, तब सारणियन का रूप हो ही नहीं सकता यहाँ पे, और ऑप्शन आपका यहाँ पे थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, और प्रश्नावली के बारे में गलत कथन बताओ। देखिए इतना आसान सवाल है, रिसर्च का सवाल, गलत आपको बताना है, वो भी प्रश्नावली के बारे में आपको बताना है। तो देखिए ज्ञापक और सामान्य डॉक द्वारा भेजा जाता है, ये बात सत्य है। प्रतिक्रिया सामान्यता एकाधिक हो सकती है क्योंकि प्रश्नावली है, बिल्कुल इसमें हो सकती है। उत्तरदाताओं के साथ व्यक्तिगत संपर्क भी, क्योंकि प्रश्नावली है और कहता है संभव नहीं है, और जाहिर सी बात है प्रश्नावली में उत्तरदाता के साथ व्यक्तिगत संपर्क, और व्यक्तिगत संपर्क बिल्कुल यहाँ पे अगर हम जिक्र करते हैं तो उस प्रक्रिया में उन चीज़ों में होनी चाहिए, यहाँ पे कह नहीं होगी। हमारे और आपके बीच में अगर कोई मैं चीज़ें जानना चाहूँगा, प्रश्नावली के माध्यम से जानना चाहूँगा, तो मुझे व्यक्तिगत संपर्क बनाना पड़ेगा, और ये बात करेक्ट है, इसने कहा नहीं है। तो ये भी अगर हम बात करते हैं तो इस प्रतिक्रिया में बात करेंगे तो ये सत्य के रूप में उभर के आ जाता है। लेकिन अप्रतिमान, सॉरी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन देखिए, उत्तरदाता की पहचान हमेशा ज्ञात होती है। जरूरी थोड़ी ना है कि प्रश्नावली में हमें वो चीज़ें पता हुई रहे, हमेशा कहने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन बी गया है यहाँ पे, सेकंड वाला ऑप्शन गया है, ये आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। श्योर, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे इनकरेक्ट इन स्टेटमेंट रिगार्डिंग बात करना है हमें, तो आइडेंटिटी टू द रिस्पॉन्सड इज ऑलवेज नोन, अब क्या हमेशा मतलब पता होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब है कि सेकंड यानी बी ऑप्शन गलत रहेगा यहाँ पे। अगला सवाल हमारे सामने, बड़ा ही आसान सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। अब ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्या इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान सा सवाल, अंग्रेजी संस्कृत शब्दकोश किसके द्वारा जो है लिखा गया है। देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न जो है अजीबो गरीब तरीके से आया है, और बेसिकली इसका सही जवाब जो जाएगा मोनियर विलियमसन का नाम जाएगा। अंग्रेजी और संस्कृत शब्दकोश किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो मोनियर विलियमसन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 7 के बारे में, और अगला सवाल हमारे सामने है, और आपको जवाब बताने हैं इस 7 नंबर सवाल के क्या करेक्ट आंसर हो सकते हैं। देखिए बड़ा आसान सवाल है ये भी, 7 भी। मैं चाहूँगा कि आप लोग बताएं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। पहले का फोर्थ होगा,
चलिए, स्वतंत्र वेरिएबल जो है परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होता है, दैट इज राइट, करेक्ट जवाब। और बाह्य क्या होगा? बाह्य अध्ययन करने का केंद्र बिंदु नहीं होता है, ये भी बात सत्य है, करेक्ट। आश्रित वेरिएबल क्या होता है? आश्रित वेरिएबल जहां परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। यादृच्छिक वेरिएबल जो होता है या उपकरणों में यूज होता है, और ये करेक्ट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। तो पहले का 4 हो गया, दूसरे का 3 हो गया, तीसरे का 1 हो गया, चौथे का 2 हो गया। 4 3 1 2, ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा पहला। ये प्रश्न, इसको क्वेश्चन को मैं जो है अभी सेव कर लूंगा और सेव करके आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, ये सवाल नंबर 8 है, जरा जवाब बताइए। निम्नलिखित में से कौन आंकड़ा वर्गीकरण के लिए एक कारक नहीं है? ये आपको जवाब बताना है। इंग्लिश ऊपर है, नीचे हिंदी दिया गया है। हाँ, तो जवाब आपको बताना है कि कौन सा फैक्टर है फॉर डेटा क्लासिफिकेशन जो नहीं कर रहा है इन 4 ऑप्शनों में। ऑप्शन 4 कह रहे हो आप, शोधकर्ता की इच्छा, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखिए, आंकड़ा क्लासिफिकेशन के लिए जो कारक होते हैं, पदार्थ की एक रूपता हो सकती है, कारण जैसे ए और बी हो सकता है, ठीक है, रीजन ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ऑप्शन दिया, यहाँ एक मानक मान लिया गया है ए और बी का, समान विषयता, लेकिन शोधकर्ता की इच्छा, अपनी इच्छा से कोई काम ही नहीं होता है, और यही नहीं हो सकता है, यही नहीं हो सकता है। आसान सा सवाल था, मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का सभी लोगों ने इसका करेक्ट जवाब दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी है ना, डी करेक्ट है, यहाँ पे भी करेक्ट आया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन परिमाणात्मक अध्ययन अभिकल्प है? ये डिजाइन से क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 9 का सवाल क्या हो सकता है सत्य? 9 सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? पहले और बाद का अध्ययन हो सकता है, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। अगर हम बात करते हैं आपसे तो अनुप्रस्थ अनुभागी, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल का नाम भी लेते हैं, ये भी सत्य हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं तो लैटिट्यूड, इसकी भी बात हो सकती है। विषय का अध्ययन नहीं हो सकता है, विषय का अध्ययन नहीं हो सकता है। तो अच्छा, ये करेक्ट बात भी है, ये सत्य है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो परिमाण अध्ययन होता है और उसमें आपका विषय का अध्ययन नहीं होता है, पहले और बाद का अध्ययन होता है। और अनुप्रस्थ अनुभागी यानी क्रॉस सेक्शनल और लैटिट्यूड जैसी चीज़ों का यूज में लाया जाता है। ए सी डी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए, ये रिसर्च के कुछ पार्ट हैं, है ना, और रिसर्च के पार्ट के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका क्या जवाब सत्य होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 10। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, जरा जवाब बताइएगा आप लोग। वर्णनात्मक अनुसंधान बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? जो प्रचलित है उसका वर्णन करने के लिए हो सकता है। अन्योन्श्रित रिसर्च क्या हो सकता है? अन्योन्श्रित रिसर्च को हम लोग कोरिलेशन रिसर्च कहेंगे। और कोरिलेशन रिसर्च किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? तो कोरिलेशन जो है, अगर कोई संबंध है तो उसका पता लगाने का काम करता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब सॉरी जो है एक्सप्लेनेटरी है, ये एक्सप्लेनेटरी का मतलब होता है व्याख्यात्मक। अब एक्सप्लेनेटरी जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपको यह समझाने के लिए संबंध क्यों बनता है, बिल्कुल यही काम करता है ये। अन्वेषणात्मक होता है एक्सप्लोरेटरी, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी एक है, एक एक्सप्लोरेटरी है। तो ये एक्सप्लेनेटरी है व्याख्यात्मक, और एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है अन्वेषण, यानी एक प्रकार से अन्वेषण की बात करता है। और ये रिप्रेजेंट करेगा उस क्षेत्र का अन्वेषण जिसके लिए जहाँ किंचित ज्ञान है। तो मैं कहूँगा डी का 3 ही लगा दीजिए, तब भी आप इस ऑप्शन को सही तरीके से लेके जा सकते थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। पहला यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 11, और 11 आपके सामने दिया गया है कि निम्न में कौन सी अनुसूची से संबंधित नहीं है। जवाब आपके सामने, और सही जवाब प्रश्नों के समुच्चय युक्त निदर्शन प्राप्त निदर्शन जो पत्र है उत्तरदाता द्वारा भेजा जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे। तो अनुसूची में ये सही नहीं है, बाकी देखिए परिगणकों के द्वारा भरा जाता है। परिगणकों मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कहा था, आप लोगों को एक बार बताया भी था, अनुसूची में पहले से प्रश्न बने होते हैं और आप क्या करेंगे, जैसे कोई निरक्षर व्यक्ति है तो उससे आप जो आपने डेटा पे बना रखा तो उससे पूछेंगे और उससे पूछ कर आप फिर फॉर्म को भरेंगे, और ये बात सत्य है।
तीसरा, उत्तरदाता के साथ व्यक्तिगत संपर्क। जाहिर सर, मैं जब जा रहा हूं उससे डेटा लेने के लिए तो व्यक्तिगत संपर्क होगा, बिल्कुल बात सत्य है। परिगणक का मतलब आप और उत्तरदाता दोनों आवश्यक होते, बिल्कुल यहाँ पे दोनों आवश्यक होते। ठीक है, ऑप्शन केवल अगर गलत है यहाँ पे है तो उत्तरदाता द्वारा नहीं भरा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जवाब होगा। अनुसूची जानते हैं आप लोग, शोधकर्ता प्रश्न तो बनाता है, लेकिन ये जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होता उनके लिए प्रश्न बनाता है अनुसूची में, उनके पास जाता है, डेटा को लेता है, कलेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मैंने ये पहले भी आप लोगों को बता रखा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 12 पर। 12 है अंतर्वर्गीय सहसंबंध के जो है लेस देन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। 2 किसके मध्य अवस्थित होता है, यह सही जवाब इसका क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 12, और 12 का करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, जरा जवाब बताइए एक बार सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 आसान सा सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब दें। इंट्रा क्लास सहसंबंध K2 किसको रिप्रेजेंट करने वाला है। माप होता है भाई ये, रिव्यू ऑफ जो है इन्फ्रेंस, एक प्रकार से प्रोड्यूसर ऑफ द इंट्रा क्लास कोरिलेशंस है। ये बेसिकली एक विद्वान थे ऑर्थर डोनर, जिन्होंने सन 1986 में दिया था, 1986 में दिया था। 86 में जब इन्होंने दिया था तो इन्होंने -1 और अपॉन करके, मतलब इसका मतलब ये था कि बटे में, ठीक है, K-1, ठीक है, ये एक फार्मूला K वैल्यूज होती हैं, और ये अंतरा एक प्रकार से या इंट्रा क्लासिफिकेशन या क्लास को जिक्र करता है, वो नंबर डिजिट करता है। ठीक है, तो ये फार्मूला, क्या बताया सर? हाँ, डोनर, ऑथर ए डोनर, डोनर सन 1986, 1986। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसे इन शॉर्ट में ICC के नाम से जाना जाता है, द इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट के नाम से इसको जाना जाता है इन शॉर्ट में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर का सवाल बड़ा ही आसान सा सवाल। अगेन, अनुसंधान प्रस्ताव में निम्नलिखित में से जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल बात सत्य भाई। कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 13 में, कौन कौन सी जानकारी। देखिए, एक तो पहले नंबर पर परिचय होगा, पहले नंबर पर परिचय होगा, दूसरे पे कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा, तो A और C लगा दीजिए। तो A और C तो केवल ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया, इसलिए 13 का ऑप्शन A ही तो करेक्ट जवाब जाएगा। B उसके बाद प्रतिचयन हो जाएगा, फिर समस्या की सीमाएं हो जाएंगी। तो मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन A आपका करेक्ट हो जाएगा। बड़ा आसान सा सवाल है, ऐसे इजी सवालों को जो है आप लोग अगर गलत करके आते हैं तो फिर तो दिक्कत है। ठीक है, वैसे ना करें तो बेटर। देखिए यहाँ पे इसने गलत कर दिया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 14 नंबर का सवाल सही नहीं। देखिए, एक तो ये R जो है रैंक है, XY मल्टीप्लिकेशन है, इक्वेशन बनाया जा रहा है इज इक्वल 0 के, यदि कोई साहचर्य जो है चित्रित नहीं करता है। देखिए, इसमें से पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ये चित्रित नहीं करेगा, बिल्कुल बात सही है। तो फिर वो होगा ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन होगा, को एक प्रकार से समीकरण बनाया गया है, और समीकरण में वो चीज़ें रिप्रेजेंट नहीं होती है, ये सत्य बात है। दो स्वतंत्र असंबंधित होते हैं, बिल्कुल ये भी बात सत्य हो जाएगी। X और R के मध्य जो है सहसंबंध कार्ल पियर्सन का R आता है, रैंक में आता है, ये भी बात सत्य है। और गुणांक सहसंबंध की सीमा 0 से 1 होती है। देखिए यहाँ पे क्या आप ये 0 + 1 मान लिया, क्या -1 नहीं होता है, -1 भी होता है। तो अगर इसने कहता कि गुणांक सहसंबंध की सीमाएं -1 और 1 होता है प्लस में, तब हम इसको प्लस मान, तब ये बात सत्य थी, ऑप्शन आपका फिर चला जाता है यहाँ पे करेक्ट। लेकिन यहाँ पे डी गलत लिख दिया है, क्योंकि 0 से लेकर 1 कर दिया है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन अगर हम बात करेंगे इस प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा, यानी डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अनुसंधान की प्रक्रिया में निम्न चरणों को सही क्रम में दर्शाना है। PhD कैग अगर आपको पता है, बड़ा है आसान सा सवाल, और मैं आप चाहते कि बता दूंगी आप लोग। समस्या की परिभाषा करना सबसे पहले आता है, बी ऑप्शन आप देख सकते हैं सबसे पहले, फिर परिकल्पना बनेगी, फिर उसके बाद डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे तो बी यहाँ पर बना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। PhD कैग आप जरूर याद रख के जाइए, दिसंबर में भी आप लोगों को UGC नेट में भी ये सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं, अंकित वैधता किसको संदर्भित करती है। बड़ा ये आसान सा सवाल, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कौन सा आ गया बताइए जरा एक बार।
क्वेश्चन नंबर बताइए, आप लोग सवाल भी नहीं बताते हो। 16, हाँ 16 नंबर का सवाल है। चलिए एक बार 16 नंबर का सवाल बताइए कि अंकित वैधता जो है अनुसंधान उपकरण के उद्देश्य के बीच तार्किक सहसंबंध, मतलब एक प्रकार से जो अनुसंधान टूल्स हैं जो उद्देश्यों के बीच में तार्किक संबंधों को रिलेट कराता है, ये बात सत्य है, यही अंकित वैधता है। फेस वैलिडिटी यही कहलाती है। देखिए आशंका की बात तो बिल्कुल नहीं होगी, पूर्वानुमान वगैरह की बात, और कितनी अच्छी तरह से उपकरण को दूसरे आकलन के साथ साथ तुलना कंपेयर बिल्कुल नहीं होगा, टूल्स को लेकर और ऑब्जर्वेशन को लेकर, असेसमेंट को लेकर। हाँ उद्देश्यों की बात करते और टूल्स की बात करते तो अवलोकन ना कह के आप लॉजिकल रीजन दिखाते या लॉजिकल रिलेशन दिखाते हैं तो वो बात आपकी करेक्ट होती। सांख्यिकी प्रक्रिया प्रत्येक महत्वपूर्ण कारक में योगदान स्थापित करती है, ये भी गलत। ऑप्शन केवल और केवल यहाँ पर जो जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए, 16 का ऑप्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट आपका करेक्ट होना चाहिए, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का सवाल, अगला सवाल कहता है कि द्वितीयक आंकड़े के स्रोत कौन हो सकते हैं। द्वितीयक आंकड़े सबसे पहले तो यही करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई कि आपका जनगणना होता है द्वितीयक में, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है सरकारी प्रकाशन भी आपका होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं प्रक्षेपण, आपका सेकेंडरी में आ जाएगा, सेवा प्रलेख भी आता है। मैंने प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े के बारे में पढ़ा रखा है, उन्हें भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा सवाल था ये। वहीं बात करते हैं अगला सवाल की तरफ, और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 18, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प होगा। ये बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो एक वृत्त अध्ययन होगा, एक विमर्शक पत्रिकाएं अभिलेख होगा, और एक अगर हम बात करें तो केंद्र सम होगा। प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट जो है गुणात्मक नहीं होता, ये मात्रात्मक अभिकल्प के अंतर्गत आता है। तो मैं आपसे कहूंगा ए सी डी लगाएंगे तो, और ए सी डी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रायोगिक मात्रात्मक में होता है, 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर का सवाल देखिए, 19 नंबर का सवाल आपके सामने, आंकड़ा संग्रह के प्रक्षेपण विधि किसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, बड़ा ही सही क्वेश्चन है ये। बेसिकली अर्थमेटिक जो अनुसंधान होता है इसमें इसका यूज नहीं होता है। ऑप्शन आपका पहला सही है, सोशल वर्क हो या सामाजिक विज्ञान हो उनमें यूज होगा, व्यवहारिक भाषा विज्ञान में यूज होगा, लोक साहित्य अनुसंधान में भी यूज होगा। केवल और केवल अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट जवाब जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, 20 नंबर का सवाल कि किस वेरिएबल के प्रभाव को यथासंभव अल्पतम किया जाना या मात्रात्मक किया जाना और या नियंत्रित किया जाना चाहिए। बताइए किस वेरिएबल को आप करेंगे इस तरीके का कार्य। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कौन सा है, 20, और सही जवाब बाह्य वेरिएबल होगा, जहां पे अल्पतम किया जाना, मात्रात्मक किया जाना, नियंत्रित किया जाना, ये प्रभाव अगर हम देखते हैं तो बाह्य वेरिएबल होता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल वेरिएबल्स का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने इस समय 21 नंबर का सवाल है, और इसको हमें मैच करना है। सहसंबंध गुणांक 0 के बराबर होता है, बात तो ठीक है भाई, तो ये चर स्वतंत्र होगा जब 0 के बराबर होगा, तो पहली बात इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, सहसंबंध गुणांक जो होगा, जो सहसंबंध गुणांक होगा ये किसके बराबर होता है, सहसंबंध गुणांक के किसके बराबर होगा। ठीक है, इर्द गिर्द ही प्रश्न दिया गया है, तो व्याख्या में की गई भिन्नता के कुल जो भिन्नता विभाजित होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये सॉरी ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा आपका थर्ड से, और ये रिलेट कराएगा आपका सेकंड से। और जो आर है वो रेखीय मापक है, और जो ये निर्धारक है ये है निर्धारण वाला, व्याख्या की गई भिन्नता का कुल भिन्नता भाजित, तो ये निर्धारक है। तो पहले का 3 गया है, दूसरे का दूसरा गया है, तीसरे का 4 गया है, चौथे का 1 गया है, 3 ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझाइए ना सर, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल टू 1 इन सेकंड को जो आप मैच के सेकंड से सर 1 वेरिएबल इतने सुंदर होता है, इसका मतलब थोड़ा सा बिल्कुल। देखिए यहाँ जो सवाल हमारे सामने इस समय 21 नंबर का दिया गया क्वेश्चन है, आपसे 21 क्या कहता है, कहता है कि सहसंबंध के गुणांक 1 के बराबर है, और 1 के बराबर का मतलब एक वेरिएबल जितना बढ़ता है उतना ही दूसरा भी बढ़ेगा।
तो मैंने एक आप लोगों को एनपीसी में पढ़ाया भी था ये सिंपल शब्दों में कि आप जब भी दोनों तरफ मान बढ़ाएंगे, अच्छा ये एनपीसी पे भी कोरिलेशन होता है और ये बेसिकली इसी पे प्रश्न ही है रैंक पर। तो इसका मतलब एक अगर आप इधर बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ेगा, दोनों तरफ बढ़ता है। तो ये सहसंबंध गुणांक का 1 के बराबर माना जाता है, मतलब जितनी चीज़ें आएंगी बराबर बराबर भागों में आपको दाएं और बाएं तरफ डिवाइड करना होगा। और देखिए जो सहसंबंध का गुणांक है, जो सहसंबंध का गुणांक है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका रेखीय संबंधों का माप। ठीक है, तो रेखीय का मतलब होता है लीनियर संबंध। तो जो लीनियर संबंध आता है, मतलब ये तो सिंपल सी बात कह दी आपसे कि लीनियर संबंध हमें निकालना है। अच्छा यहाँ पे कोई भी संबंध निकालना हो, कोई जरूरी नहीं कि लीनियर ही हो, लेकिन यहाँ पे तो केवल रैखिक ही लिख दिया। तो ये आर का ही सहसंबंध गुणांक है, आर का ही सहसंबंध गुणांक है। और निर्धारण का जो गुणांक होगा वो को व्याख्या की गई भिन्नता को कुल भिन्नता को भाजित करना। एक प्रकार से निर्धारण मतलब क्या होता है, डिवीजन। जैसे आपने क्या किया कि यहाँ पे कोरिलेशंस कोई है, चाहे बी हो, B1 हो या B2 हो, तो ये सवाल अगर बनता, जैसे बी एक मानक है तो ये डिवीजन वाली प्रक्रिया में हमारे सामने आता। लेकिन अभी भी आप देख रहे थे सहसंबंध गुणांक में मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, तो वो बेसिकली समाश्रयन मिश्रण होता है। अब समाश्रयन मिश्रण थोड़ी ना है, यहाँ पे तो निर्धारण का गुणांक है ना। समाश्रयण होता तो वो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन होता, गुणनफल होता, तब वहाँ भिन्नता की कुल गुणनफल की भिन्नता का कुल गुणनफल होता। लेकिन यहाँ पे भिन्नता के कुल भिन्नता का भाजित प्रक्रिया में निर्धारण का गुणांक होता है। और यही B1 और B2 का इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं, निर्धारण का गुणांक बोलते हैं। और ये सत्य जवाब भी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा आपका करेक्ट जवाब यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया 22 नंबर का सवाल। 22 भी बड़ा ही आसान सा सवाल मुझे दिख रहा है इस समय। 22 नंबर का, एक तरफ ऑथर दिए गए, तब दूसरी तरफ किताबों के नाम दिए गए हैं, है ना। ऑथर एक तरफ है, एक तरफ किताबों के नाम दिए गए हैं। तो आप बताइए जरा, A.L. बासन का जो है द वंडर डैट वाज इंडिया, कालिदास की किताब कौन सी हो सकती है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत फेमस है और बहुत आईएमपी है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से भी आप लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते थे। बी का एक, और बी का ऑप्शन एक में कौन सा ऑप्शन, अच्छा 2 में आ गया है यहाँ पर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद महोदय की बात करेंगे तो कमायनी, ये भी थोड़ा सा फेमस है। और सुबंध तो अगर नहीं मालूम है तो आप लगा सकते थे, सीधा सीधा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट हो रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड की तरफ जा रहा है। तो थर्ड यानी आपका ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ये थोड़ी सी हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, सोशल वर्क का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कुछ ऑथर हैं उनकी किताबों के बारे में जिक्र कर दिया गया है, लेकिन आसान सवाल था, लेकिन आसान सवाल था। एक चर, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 23 नंबर का सवाल कहता है एक चर को कई तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। यहाँ विकसित किए गए वर्गीकरण विभिन्न तरीकों से चरों को देखने का परिणाम माना जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा अध्ययन अभिकल्प भी आपका शामिल है, सामान्य संबंध भी शामिल है, माप की इकाई भी शामिल है ना, माप की इकाई भी शामिल है। निधि, निधि यहाँ पर जो शब्द दिया गया फंड दिया गया है, निधि का क्या मतलब दिया गया है, फंड दिया गया है, और ये गलत है आपका। तो ऑप्शन आपका ए बी सी आपका करेक्ट होगा। सॉरी सी, हाँ ABC, ABC कौन सा ऑप्शन में है देखिए जरा, ABC ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, ये सवाल है जी। कौन सा ऊपर जो नहीं समझा मैंने, हिंदी साहित्य का मतलब जो ऊपर का सवाल ये वाली बात कर रहा है कालिदास है। तो भाई मैंने क्या बताया, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अलग से क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, ये अलग का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब अरे नहीं ऐसा होता है, एक आध दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस से एक आध दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप कंप्लेन वगैरह करेंगे तो कोई उस पर सुनवाई होगी भी नहीं, है ना, कोई सुनवाई नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का सवाल कि किस प्रकार के विश्लेषण को बहुचर विश्लेषण के रूप में जाना जाता है, बताइए। बहुचर विश्लेषण के रूप में जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 24।
एक विविध विश्लेषण, एकाधिक समाश्रयन विश्लेषण, एकाधिक विविधतर विश्लेषण, और आपका यहाँ पे आ रहा है एकाधिक प्रगामी विश्लेषण। देखिए यहाँ बहुचर विश्लेषण शब्द यूज हुआ है, और बहुचर विश्लेषण बेसिकली अगर हम बात करें तो एकाधिक प्रगामी विश्लेषण को आप हटा दीजिए। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे जो दिया गया है कोनोमिनल कल एनालिसिस है, जिसको हम लोग विविध कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो है रिग्रेशंस एनालिसिस है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है, मल्टीपल प्रोग्रेसिव एनालिसिस, ये नहीं है, प्रोग्रेसिव का आप हटा दीजिए। तो आप यहाँ पे हमको देखना था क्या, मल्टी वेरिएटेड एंड एनालिसिस कौन कौन सा होता है, बहुचर विश्लेषण के रूप में कौन कौन से हम विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं उसमें। तो आप पहले को कंसीडर कर सकते हो, दूसरे को कंसीडर कर सकते हो, तीसरे को कर सकते हो, चौथे को नहीं कर, प्रोग्रेसिव नहीं होगा, प्रोग्रेसिव नहीं होगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो आपका ए बी सी जाएगा, और ए बी सी ही आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं हम लोग। 25 नंबर का सवाल, ये देखिए थोड़ा सा सवाल ये भी अलग है ना, अगर हम बात करें तो ये भी सवाल हमारे सामने अलग है। 25 नंबर का सवाल, और आपसे यहाँ पूछा गया है कि एक प्रकार से कुछ संस्थान है, और उन संस्थानों के आप लोगों से पूछे गए हैं कि उसकी स्थापना कहाँ कहाँ पे हुई है। सर 50 में मेरा 34 सही है। 50 में आपके 34 सही है, फिर तो बहुत बढ़िया है, फिर तो आपने अच्छे किए हैं। सोशल इसमें किया है आपने रिसर्च मैथोलॉजी में, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए जरा जवाब बताइए मुझे इस सवाल का जवाब। 25 नंबर का सवाल हमारे सामने है। ऑप्शन बी की तरफ आप लोगों ने झुकाव करा है। ये केंद्रीय शुल्क क्षेत्र का रिलेट कराया गया है। क्या रिलेट करा, केंद्रीय शुल्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो रिलेट करेगा, ये किस को रिलेट कराएगा, जोधपुर में है, राजस्थान, बिल्कुल सही बात होनी चाहिए ये, बताइए एक बार, राजस्थान जोधपुर में होना चाहिए भाई, हाँ जी बोलो तो सही। हाँ ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल जो है एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये जोधपुर में है, ठीक है, और ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वहीं केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान की बात करेंगे तो नई दिल्ली में है, और सेंट्रल चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये कहाँ पर मिल जाएगा, चेन्नई में मिल जाएगा। तो जरा जवाब बता दीजिए, 25 का सही आंसर क्या बन जाएगा आपका, बी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 कहता है वैधता निर्माण को लेकर। वैधता निर्माण किसकी तरफ जाएगा, वैधता निर्माण बेसिकली सांख्यिकी प्रक्रिया को जानने की आवश्यकता करता है, बिल्कुल बात सही है। प्रत्यक्ष वैधता क्या हो जाएगी, प्रत्यक्ष वैधता क्या हो जाएगी, प्रत्यक्ष वैधता बेसिकली किसी उद्देश्य के साथ तार्किक संबंध हो जाएगा। अनुसंधान उपकरण में अगर विश्वसनीयता है तो क्या बन सकता है, यदि विश्वसनीयता है तो वो क्या बन सकता है, वो परीक्षण बन सकता है। भविष्यवाची वैधता किसी परिणाम की भविष्यवाणी की अवस्था होती है। तो भाई यहाँ पे तो सही जवाब क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन थर्ड, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 27, अनुसंधान प्रक्रिया की परिचालन चरण कौन सा नहीं है ना, ऑपरेशनल स्टेज इज ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, बताइए जरा ऑपरेशनल स्टेज में कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 सही जवाब आपका आ जाएगा सर्वेक्षण करना, यानी एक प्रकार सर्वे, ऑप्शन नंबर 2 यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा बी यहाँ पर। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक के बारे में सत्य है, सहसंबंध गुणांक के बारे में सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28, तो यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, यही सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा, ये सही है। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक अनुसंधान के लिए आंकड़ा संग्रह का स्रोत नहीं है। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 29 है, तो सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए, 29 का सही जवाब क्या होना चाहिए, प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। साहित्य अनुसंधान के लिए आंकड़ा संग्रह का स्रोत नहीं है तो वो प्रयोगशाला नहीं है, बाकी समीक्षा में भी मिल जाता है, पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक में मिल जाता है, शोध पत्रिका में भी मिल जाता है। ऑप्शन जो डी दिया गया है यहाँ पर ये आपका नहीं है, प्रयोगशाला में नहीं मिलता है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू यानी एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं साहित्य अनुसंधान में आंकड़ा संग्रह का जो स्रोत माना जाएगा
वो प्रयोगशाला नहीं माना जाता, एक्सपेरिमेंटल होता है, जाहिर सी बात है, वो डी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 ना, 30 नंबर का सवाल जी, मिलाइए जरा, आर्यन दांडेकर का नाम कहाँ पे मिलेगा? आर्य दांडेकर का नाम धर्मशास्त्र के इतिहास में मिल जाएगा। बी पी वी काड़ी का नाम कहाँ पे मिलेगा? ये आपका वैदिक ग्रंथ में मिल जाएगा। कार्ल एवं पैचर का नाम कहाँ पे मिल जाएगा? इसका नाम पाणिनि अनुसंधान के सर्वे। जॉर्ज किडना, यानी हम बात करें कार्डोना के बारे में, तो इनका नाम कहाँ पे मिल जाएगा? भारतीय दर्शन के विश्वकोश में। ऑप्शन कौन सा सही गया है यहाँ पर? पहला गया है करेक्ट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। 31 नंबर का सवाल हमारे सामने, और इस सवाल का जवाब देना है कि यदि एक समासरण गुणांक इकाई से अधिक है तो अन्य अवश्य होना चाहिए। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा इकाई से कम। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा, ना ही इकाई से बराबर। बिल्कुल गलत जवाब। सर एक एक मिनट से एक पूछता था सर, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलोसफी है एक सर, आप बता थे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क, उसका सर कोई रिपोर्ट प्रकाशित होता है? पिछले सवाल में कहा इंसाइक्लोपीडिया है? ऊपर देखिए ना सर, ऊपर में प्रश्न दिया है लेकिन वो वापस इंसाइक्लो ऑफ इंडियन जो है साइकोलॉजी, जॉर्ज कार्डोना, ठीक तो है, फिर क्या दिक्कत है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलोसफी। अच्छा अच्छा, देखो इंसाइक्लोपीडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन जो फिलॉसफी है, ठीक है, इनमें अगर नाम आ रहा है तो जाज, अगर हम जब समाज कार्य के दर्शन की बात करेंगे इंसाइक्लोपीडिया में, तो वो नाम आता है हर्बर्ट बिश्नो का, हर्बर्ट बिश्नो का, ठीक है। चलिए यहाँ अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 31 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा? इकाई से कमी तो मैंने बता दिया आपको। अगला सवाल देखिए, सहसंबंध गुणांक किससे स्वतंत्र है? अच्छा सवाल, सहसंबंध गुणांक किससे स्वतंत्र है? क्वेश्चन नंबर 32, और सही जवाब मापनी और उत्पत्ति दोनों में परिवर्तन से है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। सहसंबंध गुणांक किससे स्वतंत्र होता है? मापनी और उत्पत्ति दोनों के परिवर्तन से वो स्वतंत्र होता है सहसंबंध गुणांक। ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे 3, ठीक है। बात करेंगे अगला सवाल 33 नंबर का सवाल आपके सामने। जवाब बताना है कि निम्नलिखित में से किसी अनुसंधान परियोजना के लिए आंकड़ा एकत्र करते समय कौन सा सुविचरित नहीं होता है? कौन सा सुविचरित नहीं होता है? तो वो आंकड़ा संग्रह के लिए वित्त पोषण अभिकरण नहीं होता है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, और 34 आप देख सकते हैं यहाँ पे जी, किसके बारे में बताएं? थर्ड ऑप्शन जो था, संग्रह आंकड़ा का वित्त पोषी अभिकरण होता है। भाई जाहिर सी बात है, फंडिंग एजेंसी के लिए डेटा कलेक्शन किया जाता है। आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो आप, अच्छा ये सवाल ही तो ऐसा है, आंकड़ा एकत्र करते समय आप बताइए सुविचरित नहीं करेंगे, तो भाई उपयोगिता की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है ना, सस्टेनेबल ढंग से डेटा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पर्याप्तता डेटा लेंगे, विश्वसनीयता वाला डेटा लेंगे। हम वित्त पोषण लेते नहीं, और कोई बताएगा भी नहीं। मैंने कई बार आपको पढ़ाया भी है कि अगर आप किसी से पूछो कि भैया आपके पास कितनी महीने की सैलरी वगैरह, कोई बताएगा आपसे? कोई नहीं बताएगा। तो ये परियोजना के अंतर्गत रिसर्च में ये चीज़ें यूज ही नहीं होती है। और प्रश्न सुविचरित नहीं होता है, और यही सुविचरित नहीं होता। ऑप्शन नंबर वित्त पोषण, मैंने वित्त यहाँ पे लगाया, फाइनेंशियल लगाया, और फाइनेंशियल सही आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 इज राइट आंसर। फाइनेंशियल वगैरह कभी भी रिसर्च में यूज ही नहीं पॉजिटिव तरीके से होता है, इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखें, ठीक है। अगला सवाल, सांख्यिकी तालिका की रचना के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं है? प्रकरण एकक यदि कोई हो तो विधि सामान्यता तालिका के अंतिम पंक्ति में रखा जा सकता है या रखा जाना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। देखिए रचना के रूप में अगर हम बात करेंगे तो ये बात करेक्ट है। तालिका में संक्षिप्त का प्रयोग किया जाए, मतलब होता है, संक्षिप्त का प्रयोग होता है, सामान्यता नहीं भी किया जाना चाहिए। अच्छा ऐसे में बात करें, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो नीचे आप स्टार लगा के करें भाई कि हाँ इसका मतलब ये है। आप देखिए अपने आंसर की वगैरह में अगर आपने देखा होगा तो उसमें लिखा होगा, अगर कहीं जब रिवीजन वाला आएगा तो उस पर स्टार लग जाएगा, उसके नीचे लिखा कि स्टार का मतलब यहाँ पे 2 नंबर है, ठीक है, ये होना चाहिए। तो इसने पूछा भी कौन सा आवश्यक नहीं है? तो वे स्तंभ जिसके आंकड़े की तुलना की जाती है उनके साथ साथ आसपास नहीं रहा जाना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भैया? ये आपका गलत है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमसे पूछा था कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो 3 वाला आपका ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। तीसरा आपका सही जवाब माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है। 35 कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान परिप्रेक्ष्य का दृष्टिकोण से संबंध रखता है ना, 35 नंबर का सवाल। तो
ओके, परिप्रेक्ष्य का मतलब सिंपल था। यहाँ पे कहा कि रिसर्च आर फॉर्म इन द व्यू पॉइंट ऑफ जो है इक्वल जो है इंक्वायरी, है ना, परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण के साथ संबंध में बात करेंगे, है ना। तो क्वांटिटी, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड मेथड, ये तीनों आएंगे। प्योर रिसर्च नहीं आता है, ऑप्शन डी आपका नहीं आएगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जाती है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन पहले को लगाइए, ए बी सी को। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मिश्रित अनुसंधान विधि सही है, परिमाणात्मक भी है, गुणात्मक भी सही है। तो ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्योर आपका, प्योर का मतलब होता है परिशुद्ध, ये गलत है। 36 हमारे सामने हरदेव बिहार जो है हरदेव बाहरी, है ना, हरदेव बाहरी। ठीक है, सवाल कौन सा नंबर का है? 36, हाँ, क्वेश्चन नंबर 36। जवाब बताइए एक बार। अंग्रेजी, हिंदी, विश्वकोश, हाँ। वात्सल्य की बात करेंगे तो कामसूत्र, कल्हड़ की बात करेंगे रजत रंजनी, कौटिल्य अर्थशास्त्र। ये भी देखो एक प्रकार से हिंदी साहित्य से ही सवाल, एक प्रकार से 1 2 3 4 आपसे क्रम में दिया गया, इसलिए मैं आपसे कहूँगा पहला एक करेक्ट जवाब यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल 37। सहसंबंध गुणांक के सकारात्मक संकेत तब होता है जब यक्स और वाई दोनों बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बात सही है। जब इधर ये यक्स की प्रक्रिया बढ़े, इधर जब वाई की प्रक्रिया बढ़े, तो सहसंबंध गुणांक सकारात्मक संकेत देने लगता है। दोनों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 38। निम्नलिखित में से आंकड़ा संग्रह करने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। प्रयुक्त नहीं होगा वो होम प्लेन्स होता है, जिसको नामिका बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आंकड़ा संग्रह करने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, पहले जैसे अगर हम बात करते हैं रसोई भंडार अंकेक्षण, जिसे ऑडिट का नाम देते हैं, स्टोर ऑडिट यानी आपका ये भंडारण अंकेट, फिर उपभोक्ता पैनल, ये भी आपका आ जाएगा। होम पैनल नहीं आता, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, आंकड़ा संग्रह करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39। व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या होता है जी? होम पैनल एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो वो घर की बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेने की बात करता है अनुसंधान में। हम प्राथमिक प्रणाली में हम यूज़ करते हैं होम पैनल, सेकेंडरी प्रणाली में हम यूज़ नहीं करते हैं होम पैनल, है ना, घर के डेटा को लेकर। ठीक है, व्यक्तिगत साक्षात्कार किस में यूज़ होता है? व्यक्तिगत साक्षात्कार, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन बताइए, एक मिनट। क्वेश्चन 39 39। व्यक्तिगत साक्षात्कार अगर हम बात करते हैं तो आपने कहा कि आमने सामने 4, प्रश्नावली आप कह रहे हैं डाक से, क्यों दूरभाषिक नहीं हो सकता है? जब दूरभाषिक से हो जाएगा, प्रश्नावली इससे हो जाएगा, अनुसूची इससे हो जाएगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन ए क्या है? पहले के 4 चला गया, दूसरे का 3। और आयोग ने क्या दिया इसका? व्यक्तिगत सी दिया। तो इस प्रश्न पर जो है एक प्रकार से अगर हम बात करें तो आप दे भी सकते हैं क्लेम वगैरह, और ये नंबर कॉमन बढ़ेगा, है ना। एक प्रकार से ये प्रश्न में कॉमन नंबर आएगा। ठीक है, अरे भाई ये व्यक्तिगत साक्षात्कार गलत उत्तर दे रखा है तो कॉमन नंबर क्यों नहीं मिलेगा? आयोग ने क्या दिया? सी दिया। हाँ, फेस टू फेस होता है, प्रश्नावली डॉक से हो जाएगा, दूरभाष से हो जाएगा। पहले का 4, दूसरे का 1, क्या है फिर? कौन लगा रहा है ऐसे में? पता नहीं, ऐसे ऐसे महान भाव भी हैं, गलत उत्तर भी बता देते, कहते हैं आप पहला दे रखे हैं। ऑप्शन आपका थर्ड फिर सही है, फिर सही है। हमने सोचा कि यहाँ पे आयोग ने, यहाँ पे सही पहला गया है और थर्ड आयोग ने दिया है, थर्ड फिर सही आयोग। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40,
अनुसंधान अध्ययन करने के चरणों का सही क्रम कौन सा हो सकता है, बताइए। सही चरण, समस्या का प्रतिपादन पहला होगा, है ना, पहला होगा। फिर उसके बाद आपका अभिकल्प का अवधारणा बनेगी, यानी सी बी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आंकड़े एकत्र होंगे, फिर उसके बाद लेखन होगा ए। तो सी बी डी ए कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही है। 41, प्रश्नावली और अनुसूची कौन सा सामान्य विशेषता नहीं दर्शाती है ना, आसान सा सवाल। और ये बेसिकली परिगणन दोनों मामलों में आंकड़ा को भरती है। ये देखिए विशेषता नहीं दर्शाती, और प्रश्न है प्रश्नावली और अनुसूची में कौन सी सामान्य विशेषता नहीं है, मतलब कौन विशेषता नहीं है। देखो आंकड़ा संग्रह करा, प्रश्नावली में भी है, अनुसूची में भी है। दोनों मामलों में उत्तरदाता आवश्यक है, दोनों में आवश्यक है। दोनों मामलों में प्रश्न उपयुक्त हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपका जो यहाँ पे सेकंड है, परिगणन दोनों मामले में आंकड़ा भरता है, ये गलत जवाब है भाई। एक में भरता है, केवल अनुसूची में भरता है, प्रश्नावली में थोड़ी भरता है। आप किस में भरेंगे, केवल अनुसूची में भरते हैं ना, प्रश्नावली में थोड़ी भरते हैं। प्रश्नावली में आप दे देंगे वही भरेगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42, सारणियन के सामान्य सिद्धांत के रूप में वह स्वीकृत नहीं है। प्रत्येक सारणियन, यही गलत हो गया, प्रत्येक सारणियन में प्रतिशत होना आवश्यक है, गलत जवाब यहीं पर है। आपको बी इज द राइट आंसर होगा। तीसरा सही है भाई, सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक सारणी का एक भिन्न संख्या दी जानी चाहिए, ये सत्य है। संक्षिप्त पर्याप्त भी है और ये भी सत्य है। ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो बी आपका करेक्ट माना जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेकंड। बिल्कुल। 43, यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि नीतिपरक विचार क्या है जिसमें से शोधकर्ता का नियोजन अनुसंधान के समाधान करना चाहिए, क्या हो सकता है। तो एक व्यवहार का व्यक्तिपरक होना चाहिए, सूचित सहमति भी होना चाहिए, अनुसंधान विन्यास में स्वीकृति और उपागमन प्राप्त करना भी होना चाहिए, नियामक नीतिपरक ढांचे दिशा निर्देश का व्यवहार, ये सभी सही है भाई। ऑप्शन पहला करेक्ट है, ये आपको करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 44 क्या कह रहा है, 44 आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है अनुप्रस्थ अनुभागी अभिकल्प क्या हो सकता है। 44 है आपके सामने, क्या हो सकता है ये किसी उत्पाद की बिक्री का विज्ञापन को प्रभाव डालता है, ये भी सत्य है। पहले और बाद का अध्ययन के अभिकल्प को हम क्या बोल सकते हैं, ये उत्पाद के साथ उपभोक्ता की संतुष्टि बता सकते हैं। अनुदार्य अध्ययन अभिकल्प क्या बता सकते हो, श्रम की मांग और अभिमुख का होना बता सकते हो। अनुदर्शी अध्ययन क्या बता सकते हो, प्रवासी आंदोलन के ऐतिहासिक विश्लेषण बता सकते हो। देखिए जरा एक बार ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया, फिर डी ऑप्शन आपका सत्य मान लिया जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर डी। ये सर आप जो बताया था ना, स्मार्ट डिजाइन में लॉन्गिट्यूड या स्टडी उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये यही है ही है। क्रॉस सेक्शनल लैटिट्यूड और आपका पोस्ट और आफ्टर स्टडी के रिसर्च में बातचीत कर रही है, वही प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई है। ऑप्शन 4 आपके करेक्ट होगा। 45 सवाल सॉरी जरा 45 बताइए, अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है, रिसर्च का उद्देश्य। इतना आसान सवाल, बहुत आसान सा सवाल, उद्देश्य नहीं है रिसर्च का। 45 में देखिए, अनुसंधान की बुद्धि और कौशल का जो है प्रदर्शन, ये उद्देश्य नहीं है। देखिए उत्तर को खोजेगा और सत्य की खोज करेगा, अभी तक जो छिपा हुआ है, और मध्य हेतुक संबंध की परिकल्पना का परीक्षण भी करेगा, है ना। ऑप्शन केवल और केवल अगर जाएगा तो जाहिर सी बात है अनुसंधान करता बुद्धि और कौशल का प्रदर्शन, यहाँ पे थोड़ी ना नाटक, थोड़ी ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ये नहीं होगा। 46 निम्नलिखित में से कौन सी एक समान प्रश्नावली की विशेषता नहीं हो सकती है, जरा जवाब बताइए। 47 में क्लास फ्रॉम द क्वेश्चन, हाँ क्लोज फ्रॉम द क्वेश्चंस, यानी मुक्त प्रश्न जो है समान प्रश्नावली की विशेषता नहीं होती है। बाकी संचलित असंचलित प्रश्नों के अलिखित और लिखित दोनों रूपों में हो सकती है। मैं आपसे कहूँगा कि आप थर्ड को यहाँ पे लगाना उचित समझेंगे, थर्ड आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा सवाल है, एक मिनट, देखिए बट ये आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे ना ये सही होगा, 4 आपका करेक्ट होगा। अलिखित नहीं लिखित होगा, अलिखित नहीं लिखित होगा। यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा सही है, 4 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट होगा इस सवाल का सही जवाब, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। 47 की बात कर लेते हैं।
ये देखिए एक श्रमाश्रयण की 2 पंक्ति दी गई है, बड़ा ही आसान सा सवाल है और इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारे सामने? ओके 47 नंबर का सवाल हमारे सामने है ये। तो ये एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि अभिश्रमण जैसे संबंधों को, प्रश्नों को ये रिप्रेजेंट किया गया है। कहने का भाव जो है यहाँ पे सॉल्यूशन टाइप के, यानी अंकगणितीय टाइप की ये प्रश्न आपके सामने रिप्रेजेंट हुए हैं, है ना। तो अगर आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना होगा तो आपको इसके लिए क्या मेथड या किस तरीके से श्रमाश्रयण की 2 पंक्तियों का आप यूज कर सकते हैं, है ना, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि एक पंक्ति में 2x प्लस 2y इज इक्वल में 6 है, दूसरी पंक्ति में 4x प्लस 3y इज इक्वल 10 है। तो ये इक्वेशंस दिए गए हैं, है ना। तो इन इक्वेशंस में हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। जैसे हमने मान लो ये x की वैल्यू लेके चलते हैं, तो x प्लस में 2y माइनस 5, ठीक है। आपको ये चीज़ें रिग्रेशन के रूप में, कोरिलेशंस के रूप में आपको मानक मानना पड़ता है ना। तो यहाँ अगर आप मानक मानते हैं तो किस रूप में, एक इक्वेशन को इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसको 2 इक्वेशंस मान लीजिए, ठीक है। अब इनको सॉल्व करिए, ठीक है। आपको सॉल्व करना है, जैसे मैंने y लिया था या x लिया, कुछ भी पहले आप ले सकते हैं। पहले मान लीजिए अगर आप y लेंगे तो आपको जो y लेंगे तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे जो x है ऊपर में x रख लेंगे, अपॉन में 2 है तो 2x है। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो 2 जो मल्टीप्लिकेशन में है, अगर आप संख्याएं करते हैं इधर पक्षांतर तो वो बटे, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी 2 हो जाएगा। ये प्लस में अगर आएगा तो ये जो 2 है आपका 2 इधर ही रहेगा, फिर उसके बाद जो ये 6 है बराबर का, इधर भी आप प्लस में आ जाएगा ये, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व पूरा करना पड़ेगा, उसके आधार पर फिर जाके इसको निकालना पड़ेगा, है ना। काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या दिया गया है आप लोग जरा मुझे बताएंगे इस प्रश्न का? ये लंबा प्रोसेस है, थर्ड। अच्छा, इसका थर्ड है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप थर्ड इसको मान लीजिए, बट ये करने का एक रिग्रेशनल लाइन के रूप में हम इसको जब करते हैं तो इसको एक प्रकार से ना सॉल्व करने वाला सवाल दे दिया। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन लगाया जाएगा इसी तरीके से। आप यक्स की वैल्यू निकालिए, फिर वाई की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो ये यक्स है, फिर ये वाई है, तो आपके सामने आ जाएगा। इन्होंने कहा थर्ड है तो ये थर्ड बता रहे हैं, ठीक है। चलिए 48 नंबर का सवाल है कि गुणांक अनुबंधन, सॉरी अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान डैश के साथ जुड़ा हुआ है। कोई नहीं, हो सकता है, देख लो ना, एक्स का 1 है तो वाई 2, हाँ बिल्कुल 2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुणात्मक अनुसंधान में अगर हम बात करते हैं तो इस डैश के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पर आपका? असंरचित नग्न और मुक्त प्रणाली विज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 49 करता है कि एक शोध प्रस्ताव का एक समीक्षात्मक निम्नलिखित जानकारी देना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, तो यहाँ पे देखिए क्या आप करना चाहते हैं, ये बात सत्य है। फिर आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, योजना बनाना, ये भी बात सत्य है। फिर ये वित्त पोषण, क्या वित्त पोषण रखोगे? नहीं, मैंने अभी अभी बताया तो है आपको, फाइनेंस फंड वगैरह कहाँ रखोगे आप रिसर्च में, आप प्रस्तावित शोध में चयन क्यों किया गया, ये रखा गया। तो ए बी डी रख लीजिए, ए बी डी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। संभावित उत्तरदाता से जानकारी प्राप्त करने से पहले यह अनिवार्य है कि जांचकर्ता निम्नलिखित बारे में सुनिश्चित करे। बताइए क्या सुनिश्चित करना उचित समझेंगे आप? आवश्यक जानकारी साझा करने के लिए प्रेरणा देंगे, बिल्कुल सही बात है। प्रश्नों के स्पष्ट करेंगे, धन की उपलब्धता रखेंगे, गलत हो गया। फिर आवश्यक जानकारी ए बी डी, यानी थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट जवाब चला जाएगा, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी अगर हम बात करेंगे इस सवाल में तो अब आपका सोशल वर्क क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। 50 क्वेश्चन हमने 1 घंटे में जो अभी तय किया है वो रिसर्च मैथोलॉजी से हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे सोशल वर्क के। अब देखते हैं कि आप लोग सोशल वर्क के कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे करते हैं।
कारखाना अधिनियम, श्रम औद्योगिक, हाँ, और कारखाना श्रम होगा भाई, बिल्कुल सही बात है। ट्रेड यूनियन एक्ट की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये औद्योगिक हो जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीमा है, तो जाहिर सी बात है बीमा में ही जाएगा। और ये भविष्य निधि यानी सुरक्षा है तो सुरक्षा में जाएगा। तो सही जवाब क्या क्या है? पहले का 4 है, दूसरे का 3 है, और तीसरे का 2 है, एक है। हाँ, ऑप्शन नंबर 4, 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सरल सवाल था, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फटाफट। और 2 आपसे कहता है सामान्यीकृत चिंता विकार है। बड़ा अच्छा सवाल है भाई, ये तो अभी डिजीज से संबंधित ये सवाल है, इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ, बट बहुत बढ़िया सवाल है। जरा बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? डिजीज से रिलेटेड है ये सवाल, क्या आप इस यहाँ पर बताना उचित समझेंगे? पहला किसको मैच करेगा? एंजाइटी डिसऑर्डर है ये, जनरलाइजेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, वो क्या होता है? वो बेसिकली लंबे समय तक अस्पष्ट, अनपेक्षित तीव्र भय जिसका कोई उद्देश्य नहीं, अत्यधिक सतर्कता और मोटर तनाव के संबंध के साथ आपका ये रिलेट होगा, यानी 4 ऑप्शन होगा। घबराहट के समय यानी पैनिक डिसऑर्डर क्या हो सकता है? पैनिक डिसऑर्डर क्या हो सकता है? तो ये बार बार चिंता के दौरे पड़ने पर, बिल्कुल सही बात, ये आपको विशिष्ट फोबिया किससे हो सकती है? विशिष्ट किससे हो सकती है? तो विशिष्ट वस्तुओं और दूसरों के साथ बातचीत और अपरिचित स्थितियों में अतार्किक भय। पृथक्करण चिंता क्या हो सकता है? घर या महत्वपूर्ण लोगों के अलगाव की उम्मीद, बिल्कुल ये पृथक्करण ही होगा। तो सही जवाब पहले का चला जाएगा आपका 4, फिर दूसरे का 3, तीसरे का 2, चौथे का 1। तो जरा बताइए 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड है ना, आपका करेक्ट हो जाएगा। चला तीसरा जवाब बताइए, तीसरा सवाल आपके साथ ये देखिए आ गया बिट्रो का। बिट्रो ने सामाजिक क्रिया का मॉडल दिया था, ये बात आपको पता होगा अच्छे तरीके से। तो जनता के लाभ के लिए अभिजात वर्ग में शुरू किया था, और एक संचालित की गई क्रिया में शुरू की गई थी। ठीक है, और एक आपका क्या हो जाएगा? ए और सी, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसका मानव सूचकांक 2019 और 20 में सर्वोच्च रैंक पे रहा है? तो वो केरल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सर्वोच्च माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत आसान सवाल आ गया जी, 1993। हाँ, 1993 आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि समूह और व्यक्तिगत चिकित्सा का एक दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य लोगों के अपने और अपने पर्यावरण के बारे में सोचने के तरीकों को बदलना और परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार को बदलना है, इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 6 है, ओके। सही जवाब क्या होगा? CBT, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। पीडी मिश्रा, पीडी मिश्रा क्या देना उचित समझेंगे? बताइए। पीडी मिश्रा के अनुसार क्रमानुसार व्यक्तिक कार्य के चरण बताना है। ठीक है, फेज ऑफ सोशल केस वर्क बताइए। पीडी मिश्रा 57 नंबर का सवाल, सॉरी 57 कह रहा हूँ, 7 नंबर का सवाल। सबसे पहले अध्ययन होगा ऊपर, सबसे पहले बी आ गया, अध्ययन होगा, और अध्ययन ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है कि कार्टेज के अकॉर्डिंग मनोवृत्तियों के 4 मुख्य कार्य बताइए। 4 ये मुख्य कार्य बताइए, बताइए 4 मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? एक है आपका ज्ञान, इसमें 3 ही दिया है, मुझे लगता है कि इस सवाल में सबको कॉमन अंक मिलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में 4 मुख्य कार्य दिया है और ऑप्शन में 3 ही दिया है। ए और बी अभिज्ञात हो जाएगा, और आपका अहम रक्षात्मक हो जाएगा, है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपका ये करेक्ट जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन,
3 होते ही हैं इसके, 4 होते ही नहीं, पहली बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, किशोर न्याय जो है बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार डैश के अर्थ में बाल गृह से जुड़ा एक अधिकारी उसके पास समिति और जैसा कि मामला है बोर्ड के द्वारा किए गए निर्देशों को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। बताइए किसके पास, किसके पास होती है बताइए भाई, अभी बताया तो था बाल कल्याण अधिकारी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बी आपका सही होगा। 10वां, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता की बात करता है? 44 इक्वलिटी है, मैंने इसके ट्रिक भी बता रखा है। 44 समान। 11 नंबर का सवाल, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार हड़ताल की जाने पर या हड़ताल पर जाने की शर्तों को शामिल है निम्नलिखित में से परिस्थितियों को धारा 22 के तहत दिए गए इन आधारों को हड़ताल को अवैध माना जाता है। चलिए अच्छा, जरा प्रश्न यहाँ पे कूट पढ़िए, क्या क्या अवैध माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 11 नंबर का सवाल, बताइए जरा क्या क्या आप वैध मानेंगे। पहला, हड़ताल के पहले नियोक्ता की 6 सप्ताह के भीतर हड़ताल की सूचना दिए बिना। ठीक है, ये पॉइंट आपका करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, 21 दिनों के भीतर, ये गलत है। और पूर्वोत्तर अगर हम बात करते हैं, जैसे कि किसी भी नोटिस को दिए गए हड़ताल की तिथि को समाप्त करने से पहले, ये भी सही है। किसी सुलह के अधिकारी समक्ष में सुलह कार्यवाही के दौरान कार्यवाही का समापन के 7 दिन के बाद, ये भी गलत है। अगले सरकारी महंगाई भत्ता की घोषणा से अगले से पहले है। नहीं, ये तो आपका फिर सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, अगला भत्ता गलत हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। तो ए, सी और डी, हाँ थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सर महंगाई भत्ता वगैरह तो होता नहीं, इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। 7 दिन करिएगा, 14-21 दिन मत करिएगा। ठीक है, 12 नंबर का सवाल, आर्य महिला समाज 1982, विमेंस अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वुमेंस इंडियन एसोसिएशन तो 1917, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ विमेंस की बात करेंगे तो ये 1925, और इंडियन वुमेंस कांग्रेस की बात करेंगे तो 1927। ठीक है ना, बताइए ऑप्शन कौन सा गया है? थर्ड आपका सही चला जाएगा। 13 नंबर का सवाल, बताइए फैक्ट्री अधिनियम में कौन सी धारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, छोटे बच्चों को रोजगार पर रोक लगा देता है? बताइए। 67 बी, 67। क्वेश्चन नंबर 14, बताइए 14 नंबर का सवाल बताइए। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन कौन सा गया है? सेकंड, यानी बी। ये तो बहुत सरल सवाल आया हो भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, वॉट डब्ल्यू रेस्टो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? आर्थिक विकास चरण। और अगर हम बात करते हैं प्लाबो गोल जो है गोजाजोल कैसानोवा, ये रिलेट कराएंगे आंतरिक उपनिषद। आंद्रे गुंडर फ्रैंक रिप्रेजेंट करते अर्थव्यवस्था केंद्र की परिधि। नोवाक असमान एवं संयुक्त राष्ट्र का सिद्धांत। तो पहले का 1 हो गया, दूसरे का 3 हो गया, और ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। कहाँ का क्वेश्चंस नहीं है, ये बेसिकली विकास के चरण में बात की गई है। हाँ, तो यहाँ तो कोई पर्टिकुलर बात ही नहीं, यहाँ पे अर्थव्यवस्था आर्थिक की बात की गई है। जो आर्थिक नियोजन की प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं में अर्थव्यवस्था को लेकर बात किया गया है, वहाँ पे आर्थिक विकास की बात हुई। टोटल जो सवाल लिया गया वो आर्थिकता से लिए गए, जनांग की अर्थव्यवस्था से बातचीत कर रहा है। तो ये सवाल का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 16 नंबर का सवाल, समूह भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक कौन हो सकते हैं? समूह को बताइए कौन को प्रभावित कर सकते हैं। एक तो भागीदारी का विषय भी प्रभावित हो सकता है, भागीदारी का स्तर भी हो सकता है, लोगों की निकटता, धमकी तो नेगेटिव पॉइंट है, ये हो नहीं सकता। ABC ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17,
हिंदू विवाह अधिनियम कब आया है बताइए जरा एक बार। 55। हिंदू हाँ, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1956। हिंदू विवाह कार्यवाही विधिमान्यकरण अधिनियम के अकॉर्डिंग बात किया जाती है, किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा ये? 1960। और विशेष विवाह 1954। सही ऑप्शन क्या हो गया इसका? ऑप्शन सही बताइए। बी। कौन सा ऑप्शन गया बताओ तो सही। बी, हाँ। चलिए 18 का बताइए। किसी असाधारण विनाशकारी अनुभव के बाद की गई पिछली प्रतिक्रिया जो नुकसान के प्रति उसकी अजेयता की भावना को चकनाचूर कर देती है, उसे इस रूप में जाना जाता है। ये देखो टीएसटी यही है। टीएस है ना, सॉरी PTSD, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। प्रधानमंत्री अभिनय शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव को अपने कौशल और ज्ञान का समृद्ध करने के लिए प्रतिभावन की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। बताइए, बच्चे हो जाएंगे, लड़कियां हो जाएंगी, युवा महिला हो जाएंगी या अल्पसंख्यक हो जाएंगे? बच्चे हो जाएंगे। बच्चे आपका करेक्ट जवाब होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। जरा जवाब बताइए, इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए? बताइए क्वेश्चन नंबर 20। पहली बात तो यह व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन अंग के चाहे वह मानसिक शारीरिक भलाई के अपमानित करना या उसे क्षति पहुंचाता है, संकटाग्रस्त करता है या किसी उसकी ऐसी करने की प्रवृत्ति जिसके अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक भावनात्मक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग करता है, तो क्या वह घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आएगा? बिल्कुल आएगा। दहेज या किसी संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूत के प्रति आप जो है विधि विरुद्ध मांग की पूर्ति करते हैं, मांग की पूर्ति के लिए उससे आप क्या कर रहे हैं, उसके संबंध में अन्य व्यक्ति के जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है, व्यथित व्यक्ति को उत्पीड़ित कर रहे हैं, तो उसके अपमानित कर रहे हैं, उसे क्षति पहुंचा रहे हैं, संकट, ये भी आएगा, है ना। नुकसान या चोटों के खतरे में डालने की स्वास्थ्य और जीवन अंग के अच्छी तरह से खतरे में डालते हैं और उसे मानसिक और हिंसा के अपराधी शारीरिक यौन, मौखिक और भावनात्मक और मानसिक दुर्व्यवहार भी शामिल करते हैं, नुकसान या चोट के खतरे में डालने के लिए। ये देखिए आपका करेक्ट नहीं होगा, ये आपका गलत होगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका गलत है। ये यौन उत्पीड़न अधिनियम का है, ठीक है। सभी हिंसा अनजाने में हुई है, ये तो गलत हो गया यहीं पर, अनजाने में, तो ए और बी होगा, ए और बी केवल, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21। डैश एक दर्शन है जो समाज के सामान्य अवसरों से जुड़ा हुआ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 समतावाद, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22। चैतन्यकरण अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पाउलो फ्रेरे कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23। सामूहिक समूह कार्य में प्रैक्टिस का कौन सा मॉडल है जो व्यक्ति के साथ समूह के पारस्परिक लाभ को बढ़ावा दे रहा है? ठीक है, पारस्परिक लाभ को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब पारस्परिक मॉडल ही होगा, रेसिप्रोकल, ऑप्शन नंबर बी। 24। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 25। जनसंख्या वृद्धि बताइए। जनसंख्या वृद्धि किसको रिप्रेजेंट करेगी? जनसंख्या वृद्धि की दर जो है प्रतिशत में व्यक्त जनसंख्या में परिवर्तन की बात करेगी, है ना, 4। और जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या हो सकती है? प्राकृतिक वृद्धि क्या हो सकती है? किसी विशेष क्षेत्र में दो समय बिंदुओं के बीच जन्म और मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या को बढ़ाती है, वो प्राकृतिक होती है, यानी 3। जनसंख्या की सकारात्मक वृद्धि क्या हो सकती है? बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप बात करें जब दो बिंदुओं के बीच में जन्म दर और मृत्यु दर की बात हो रही है ना,
और जनसंख्या नकारात्मक क्या हो रहा है कि जो समय बिंदुओं के बीच में जनसंख्या घट रही है तो नकारात्मक हो रहा है। तो यानी ये 2 और ये 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर देखिए 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 NFS4 2019 और 21 के अनुसार किस राज्य में बहुआयामी गरीबी की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है 26 का पहला बिहार 27। ये एक सर्वे वाली प्रक्रिया है ना? हाँ पता है तो नेशनल हेल्थ ने मनोचिकित्सक और मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता के 7 समूह चर्चा सामना समूह एक जो है एनकाउंटर समूह मानसिक स्वच्छता क्लिनिक या मनोरोगी अस्पताल में समूह बैठे और मनोभ्रंश साइकोट्रामा अभिनय सहित गतिविधियों का एक विशाल विविधता को क्या कहेंगे? बताइए। 27 नंबर का सवाल सामूहिक चिकित्सा बोलेंगे और क्या बोलेंगे? बी ऑप्शन। देखिए यहाँ फिर भी सवाल गलत कर दिया इसने, समूह मनोरोग समूह गतिशीलता कर दिया। बी सही है, समूह चिकित्सा बोलेंगे। 28 प्रत्यक्षवाद है ना, क्या कह रहा है आपसे? प्रत्यक्षवाद 28 नंबर का सवाल क्या रिलेट कराएगा? प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र के विज्ञान जहां केवल अवलोकनात्मक योग्य और मापने योग्य व्यवहार को अध्ययन किया जा सकता है। अनुभववाद किसको रिप्रेजेंट करेगा? अनुसंधान का एक दृष्टिकोण जो तथ्य और अवलोकन के आधार पर डेटा को संग्रह करने के लिए तथ्यात्मक जांच की ओर बल दे रहा हो। प्रकारात्मक बहुत ही ईजी सिंपल है ना, मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को बता रखा है। ये आपका हो जाएगा समाज की ऐसी प्रणाली जो समूह के रूप में देखा जाता है जिसके कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, भूमिकाएं और कार्य संतुलन और यथास्थिति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो फंक्शनल होता है। सामान्यीकरण क्या होता है? जिसके द्वारा समुदाय के बहुमत सामान्य और विशिष्ट जीवन के एकीकृत किया जाता है। ठीक है, तो पहले का 2 3 4 और 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी। बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए मॉड्यूलर क्या हो सकता है? आपका सुजांश जो है डेनहम होंगे मेडुलेंसन 4। प्रेफेरेंटियल लुकिंग टेक्निक किसको कहेंगे? कौन दिया है? फेटेंजन। गहराई धारणा डेप्थ परसेप्शन गिफ्ट्स एंड वॉक और जो है कंस्पेंस जॉनसन एंड मार्टन। ठीक है, पहले का 4 हो गया, दूसरे का 1 हो गया, तीसरे का 3 हो गया, चौथे का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 1 3 2 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए जौहरी विंडो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ठीक है, ब्लाइंड रीजन का तात्पर्य बताइए, अंध क्षेत्र का क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब दूसरे लोग देख सकते हैं लेकिन हम इसे अनजान है, यही जेरो विंडो है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए बताइए जरा ये सवाल, कर्मचारी पत्रकार अधिनियम कब आया? पत्रकार अधिनियम कब आया? 31 बताइए। जी 1923 यानी ये इससे हो जाएगा।
और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कब आया है? 1952। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कब आया है? 1948। और फिर उसके बाद होता है जो है नियोज लाए, जिसको रिक्तियों के अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम है, ये 1959। ऑप्शन कौन सा चला जाएगा यहाँ पर? आपका थर्ड, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का सवाल है ना, जरा जवाब बताइए 32 का। पहले कह रहा है कि अंतर्वैयक्तिक विरोध क्या हो सकता है? अंतर्वैयक्तिक विरोध क्या हो सकता है भाई? एक प्रतिक्रिया जो घटित होती है जब एक व्यक्ति, समूह और संगठनात्मक उप इकाई दूसरे के लक्ष्य प्राप्ति में विफल कर देती है, तो वह अंतर्वैयक्तिक विरोध हो जाएगा। पारस्परिक मांगे क्या हो सकती हैं? पारस्परिक मांगे समूह दबाव, नेतृत्व और व्यक्तित्व में संघर्ष हो सकता है। पारस्परिक भूमिकाएं क्या हो सकती हैं? पारस्परिक भूमिकाएं क्या हो सकती हैं? 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएं: प्रमुख, नेता और संपर्क। पारस्परिक कौशल व्यक्तिगत और समूहों के साथ संवाद करना, समझना और प्रेरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहले का 4 गया, दूसरे का 3 गया है, तीसरे का 2 गया है और उसके बाद 1 गया है। 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन में है? 4 3 2 1 और आपका करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर का सवाल बताइए। व्यक्तिक सेवा कार्य या व्यक्तिक कार्य में अभ्यास के दौरान समस्या समाधान के मॉडल के सक्रिय तत्व कौन से हो सकते हैं? है ना भाई, देखिए ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया भाई, ये तो इसे पार्लियामेंट का सवाल आके पूछ लिया आपके सामने, है ना, है कि नहीं? बताइए एक बार 33 का सही जवाब क्या होना चाहिए? प्रक्रिया, बिल्कुल। अब देखिए ए बी सी डी कहाँ, सॉरी ए बी सी और ई कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका सही हो जाएगा। 34 देखिए, 34 जो है उत्प्रवास, है ना, उत्प्रवास किसको रिलेट कराएगा? 34 नंबर का सवाल, उत्प्रवास किसको रिलेट कराएगा? भाई जीविकोपार्जन, निवास, बसने के उद्देश्य से लोगों को एक साथ या दूसरे के साथ आमतौर पर एक देश से दूसरे देश तक जाना उत्प्रवास कहलाता है। आप्रवास क्या कहलाता है? आप्रवास क्या कहलाता है? आप्रवास किसी व्यक्ति कि अस्थायी निवासी के रूप में दूसरे क्षेत्र में आमतौर पर किसी विदेशी देश में हस्तांतरण करना आप्रवासन कहलाता है। प्रवासन क्या कहलाता है? प्रवासन क्या कहलाता है? हाँ, किसी विशिष्ट, बिल्कुल बिल्कुल, उद्देश्य के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में विदेश में आवागमन। और माइग्रेंट स्ट्रीम क्या होता है? समान उत्पत्ति के जो है गंतव्य वाले प्रवासियों के समूह को संदर्भित करता है। तो पहले का 2 गया है और दूसरे का 4 गया है, तीसरे का 1 गया है, चौथे का 3 गया है। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। 35 क्वेश्चन बताइए। सोशल लॉफिंग यानी सामाजिक आवारगी रिलेट करेगा समूह, ठीक है, समूह के कुछ सदस्यों के समूह में अकेले काम करने की तुलना में कम प्रयास करने की प्रवृत्ति को बोलते हैं सोशल लॉफिंग। सामाजिकरण किसे कहेंगे? बहुत आसान आ गया ये तो, सामाजिकरण। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर रिलेट करेगा जिस प्रक्रिया में सामाजिक प्रणाली बन जाते हैं। सामाजिक सीख किसे कहेंगे? जब लोग हाँ दूसरों के व्यवहार को देखते हैं, परिणाम को पहचानते हैं, परिणाम स्वरूप अपने स्वयं के व्यवहारों को बदलते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व तो क्या हो जाएगा? सामाजिक संगठन के दायित्व और उस सामाजिक वातावरण की रक्षा करना जिसमें योगदान करना, जिससे वह कार्य कर सकता हो। तो पहले का 4 गया है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 2 है और 1 है। तो 4 3 2 1 देखिए, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 4 यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल 36 नंबर का सवाल।
समूह कार्य की भावना की संरचना के कौशल में शामिल है। 36 देखिए, कार्यकर्ता की भावना शामिल है, समूह के सदस्यों की भावना भी शामिल रहेगी। समूह की भावना, सामुदायिक भावना तो होगी नहीं क्योंकि समूह है, और राष्ट्रवादी भी नहीं होगा। तो ए बी सी लगा दीजिए, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 36 का। 37 देखिए, 37 नंबर का सवाल, मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य क्या हो सकता है, बताइए। 37 बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण, यानी बी सही है ऑप्शन। 38 देखिए, डैश किसी भी कारण से उत्पन्न शरीर की संरचना, एक मिनट, डैश किसी कारण से उत्पन्न शरीर की संरचना और उपस्थित और अग्र प्रणाली के कार्यों को असमानताएं हैं, बताइए। WHO ने 1980 में क्या बताया है, बताइए। शरीर के उत्पन्न शरीर की संरचना में उपस्थिति के अंग प्रणाली में जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ ओके, सही जवाब निःशक्तता, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा, इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट होता है, निःशक्तता इम्पेयरमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिकों के माता पिता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए पारित अधिनियम को क्या कहेंगे, बताइए। 39 क्या कहेंगे, माता पिता वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण कल्याण अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर का सवाल, 40 नंबर का सवाल बताइए। साम्यवाद क्या होगा, एक प्रकार का समाज जो वस्तु और मुद्रा अर्थव्यवस्था के उन्मूलन और असमानता के समाप्ति होने की विशेषता बताता है। समाजवाद बताइए किसे कहेंगे। समाजवाद उत्पादन के साधनों और व्यक्तिगत और निजी स्वामित्व के बजाय सामूहिक और सार्वजनिक और अधिशेष उत्पादन का विनियोग। और साम्राज्यवाद क्या कहेंगे, ये औद्योगिक एकाधिकरण का विकास वैकल्पिक रूप से अपनी सीमाओं से परे आक्रामक राष्ट्रों और सैन्य और राजनैतिक विस्तार को। संरचनावाद किसे कहेंगे, संरचनावाद किसे कहेंगे, केंद्रों और परिधियों के संदर्भ में दुनिया का विश्लेषण करने के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण। तो एक का 3 गया है, बी का 1 गया है, और सी का 4 गया है, और जो फोर्थ है डी का वो 2 गया है। तो देखिए जरा, 3 1 4 2 कहीं है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन जो थर्ड है यहाँ पे करेक्ट जवाब है आपका। चलिए अगला सवाल देखिए, 41 नंबर का सवाल हमारे सामने है ना। 41 का जो सवाल हमारे सामने दिया गया है उसका आपको जवाब बताना है, क्या इसका होना चाहिए। कार्यात्मक रिपोर्टिंग संबंधी के संबंधों के साथ एक अपेक्षाकृत अस्थायी और औपचारिक समूह आमतौर पर संगठनात्मक चार्ट में शामिल होता है। अच्छा, कार्यात्मक रिपोर्टिंग संबंधों के साथ अपेक्षाकृत अस्थायी रूप से, बताइए किस में शामिल होगा ये आपका किस में शामिल होगा, ये आपका आदेश समूह में शामिल होगा। संगठन द्वारा, यह आपका इससे बनेगा, संगठन द्वारा अपने काम को करने के लिए क्या कहेंगे, औपचारिक। हाँ, अनुसंधान विषयों का एक समूह जो प्रायोगिक प्रक्रिया के संपर्क में नहीं आता है, संपर्क में नहीं आता है। नियंत्रण समूह। और संगठन जो समान स्तर पर कर्मचारियों के समूह को सूचना साझा करना और उभरते अवसरों को लाभ उठाना और समस्याओं को हल करने के लिए नियमित आधार मिलते हैं, वो आत्मीय समूह। तो पहले का 4 हो गया, दूसरे का 1 हो गया, तीसरे का 3 हो गया, चौथे का 2 हो गया। तो 4 1 3 2 बताइए किसमें है, 4 1 3 2 ऑप्शन 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42,
एमजी रॉस के अनुसार बताइए निम्नलिखित में समुदाय संगठन को संबंधित है। 42 स्थानीय विकास, सामाजिक योजना और सोशल एक्शन। एबीसी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है ना। ये सारे चीज़ें देखो पढ़ाया गया। अभी तक केवल 2-3 सवाल ऐसे मिले हैं जो थोड़ा सा अटपटे लगे, बाकी हम ऐसे सभी शब्दों के बारे में रूबरू हैं, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, है ना। क्वेश्चन 43 बताइए किस समिति ने भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? बताइए, बड़ा अच्छा सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर ओके सही, वर्ड स्वर सिंह समिति ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बताइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44। देखिए ये तो बड़ा आसान सवाल है 44 तो भाई, है ना। जरा बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए 44 का। 0 से 1 में ओरल हो जाएगा, ये फिर 1.5 से 3 वर्ष में क्या हो जाएगा, एनल हो जाएगा, 3 से 6 में क्या हो जाएगा, फैलिक। 3 से 6 में क्या जाएगा, फैलिक जाएगा ना। और 8 प्लस हो जाएगा, प्यूबर्टी हो जाएगा, लेटेंसी। तो 1 का 4 हो गया, 2 का 3 हो गया, तीसरे का 2 हो गया, फिर 1 हो गया। 4 3 2 1 किसी ऑप्शन में है? चलो ऑप्शन 4 आपका सही है फिर, ठीक है। 45 देखिए, 45 नंबर का सवाल। ये भाई बड़ा लंबा छोड़ा भाई, इसने दे रखा परिभाषा। तो सामुदायिक संगठन में ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया कि समुदाय अपनी आवश्यकताओं उद्देश्य की पहचान करता है, आवश्यकताओं के उद्देश्यों को क्रमबद्ध करता है, रैंक देता है, आंतरिक और बाहरी ढूंढता है। अच्छा यहाँ पे देखिए, जरूरतों और उद्देश्यों को काम करने के लिए आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति विकसित करता है, निपटाने के लिए साधन में आंतरिक और बाहरी ढूंढता है, आवश्यकताओं और उद्देश्यों और उसके संबंध की क्रिया कर रहा है। तो ऐसा करने पर समुदाय में सहयोगात्मक दृष्टिकोण की प्रथाओं का विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है। ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा है? तो एमजी राव कर दीजिए, समुदाय के संगठन में। और इनकी परिभाषा ही केवल पूछी जाती है, ठीक है। सेकंड, फैमिली थेरेपी के प्रतिपादक कौन है भाई? बड़ा आसान सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 46। डॉन जे जॉक्सन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फैमिली थेरेपी के 46 का, ठीक है। 47, डैश किसी व्यक्ति के मस्तिष्क स्थिति के उपचार विश्लेषण के निदान के साथ साथ उसकी मानसिक बीमारी, संभावित मानसिक बीमारी के लिए ऐसे व्यक्ति की देखभाल और पुनर्वास शामिल है। बताइए किसमें शामिल है? देखभाल, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन सही है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। क्वेश्चन 48 बताइए, एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य सामाजिक आंदोलन और विचारधारा के रूप में जाना जाता है जिसके मूल में लैंगिक समानता की पुनर्संरचना और जो विशेष रूप से पुरुषों के लिए महिलाओं के अधीनता के संबंध में हो। नारीवादी है, सिंपल सी बात है भाई, नारीवाद के बारे में विचारधारा उसी की तो बात कर रही है। लैंगिक समानता की बात हो रही है, पुरुषों के लिए महिलाओं का अधीनता के संबंध में रखा जा रहा है, नारीवादी तो है, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 49, डैश सेवार्थी की भावनाओं के प्रति व्यक्तिगत सेवा, कार्यकर्ता, केश वर्कर और संवेदनशीलता उनके अर्थों का समझ और सेवार्थी की भावनाओं के प्रति उद्देश्यपूर्ण उचित प्रतिक्रिया है। नियंत्रित भावनात्मक भागीदारी, ऑप्शन नंबर बी सही है। और एक लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, बेवरेज रिपोर्ट के सभी मानवीय दुखों के लिए जिम्मेदार 5 प्रमुख कारक दिए गए हैं, बताइए जरा उसकी पहचान। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यही अभाव, रोग, अज्ञान, गंदगी और आलस। ऑप्शन नंबर, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देखिए ये प्रश्न था पीएचडी की सोशल वर्क का, और ऐसे ही प्रश्न आपको मेडिकल सोशल वर्क में भी, और आपको जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला यूजीसी नेट में, उसमें भी ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना। तो कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किया बताइए जरा एक बार। हाँ ऐसे ही मैं अभी सेव कर लेता हूँ इसकी पीडीएफ, बिल्कुल बहुत सही बताया आपने। और आप लोगों को अभी मैं ये ग्रुप पे डाल देता हूँ ऐसे ही सेव करके। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने जो प्रश्न था ये पीएचडी का हमने सॉल्व कर लिया है। अभी तक मुझे ऐसा कोई प्रश्न नहीं लगा है कि जो गलत है ना, कि जिस पे आप क्लेम करें, ठीक है। सारे प्रश्न ठीक ठाक है,
ठीक है, सभी बढ़िया प्रश्न थे, सभी अच्छे उसके जवाब भी दिए हैं, लेकिन एक आध दो प्रश्न जो आए हैं वो अलग से आए हैं, अलग सब्जेक्ट से आए हैं, तो उससे कोई इशू नहीं। इसमें